Hello, Assalamualaikum, and welcome to another online session of engineering statics. Uh, Up till now, we have discussed three chapters, and the last chapter was of equilibrium. We have discussed in physical class, and now we are continuing our new lecture uh, from the chapter number 4, which is structure. अच्छा बच्चे ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ टाइम जो कि फिजिकल में हमें मिला, अब हम एक ये चीज़ जो है ये हम पढ़ रहे हैं अपने ऑनलाइन सेशन में रिगार्डलेस ऑफ द पेपर प्रिपरेशन। ये जो चीज़ है, ये जो स्ट्रक्चर है चैप्टर नंबर 4 है, ये आपने वैसे स्टडी कर लेना है बिकॉज ये लेटर आपको जो है ना वो काफ़ी हेल्प आउट करेगा इन लेटर स्टडीज। सो आई थॉट कि दिस चैप्टर इज इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, एंड वी शुड हैव टू कवर दिस चैप्टर, or we should have to cover at least some topics of this chapter, at least to give you some idea about how to solve the structures. अच्छा, अब इसमें बच्चे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब जो आपने पहले स्टडी कर ली है ना, जो आपने पहले एक स्टडी कर चुके हैं, उसी को ही हमने इम्प्लीमेंट करना है और आगे फर्दर इसको देखना है। थोड़ा ट्रिकी है, चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि ये सॉल्व ना हो सके। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम की समझ आ गई कुछ हद तक, बिकॉज इक्विलिब्रियम में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, स्पोर्ट्स के ऊपर रिएक्शन देखे थे कि वो रिएक्शन क्या क्या होते हैं स्पोर्ट्स के। जो हमने पीछे जो चीज़ डिस्कस की थी अबाउट द इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम की चीज़ हमने पहले डिस्कस की थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक अगर फर्ज करें मेरे पास ये एक ऐसे बार है और यहाँ पे एक मेरे पास जो है ना वो पिन जॉइंट लगा हुआ है, और यहाँ पे हो सकता है कि कोई रोलर जॉइंट हो, इस तरह कोई रोलर जॉइंट हो। तो ये जो जॉइंट्स के ऊपर हम निकाला करते थे ना, ये होती थी, इनको कहते थे रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, रिएक्शन फोर्सेस होती थी, किसकी होती थी? रिएक्शन फोर्सेस होती थी कोई किसी किस्म की भी फोर्स की। फर्ज करो ऐसे फोर्स लग रही है F1, यहाँ पे फर्ज करें वेट लग रहा है, तो अब ये जो है ये दीज आर नोन एज द अप्लाइड फोर्सेस हैं, ये अप्लाइड फोर्सेस हैं। लेकिन ये इन अप्लाइड फोर्सेस की वजह से कोई चीज़ जो होगी वो ऑब्वियसली किसी रिएक्शन में आएगी। तो वो रिएक्शन हम कुछ टाइप ऑफ स्पोर्ट्स पढ़े थे, जैसे कि ये पिन जॉइंट था, हमारे पास पिन जॉइंट था, और उसी तरीके से हमारे पास रोलर जॉइंट था, और हमारे पास वेल्डेड जॉइंट था। ये कुछ जॉइंट्स थे, हमने कहा था यार इसके ऊपर हम कुछ अपने रिएक्शन फोर्सेस को ना फिक्स कर देते हैं। और इसी तरीके से आपने, और ये फिक्स कैसे की जाती थी? वो तमाम लाइन ऑफ फोर्सेस, वो तमाम रिएक्शन फोर्सेस जो कि रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं या कंस्ट्रेंड हो जाती है, उनकी क्या हो जाती है? मोशन कंस्ट्रेंट हो जाती है इन लीनियर में या रोटेशनरी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती है, तो वो उसके ही हमेशा इसकी रिएक्शन फोर्सेस बना करती थी। ठीक है, तो ये था इस तरह के केस में। लेकिन अब जो हम एप्लीकेशन है बेसिकली स्ट्रक्चर की, न्यू स्ट्रक्चर की जो एप्लीकेशन है, उसके अंदर जो फर्क है, जो एक्चुअली फर्क आएगा, वो फर्क ये आएगा कि आपने देखी ये तो आपने रिएक्शन फोर्स लगा दी ना, ये फोर्स इसमें लगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये इंटरनली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है इस फोर्स की, अंदर डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनल। जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 जो है, जो कि नाम है स्ट्रक्चर्स का, तो स्ट्रक्चर्स जो है, स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास या तो ट्रसेस आती हैं, या फिर फ्रेम्स आते हैं, या फिर मशीन्स आती हैं। यूं समझ लो कि अब तक की जितनी भी स्टडी की है, ये जो 3 चीजें हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 आर द एप्लीकेशन किसकी है? स्टडी की है। एप्लीकेशन किसकी है? स्टडी की है। किसकी स्टडी की है? जो आपने पढ़ी है। कौन स्टडी पढ़ी है जी? आपने पढ़ी है जी स्टडी, कंपोनेंट्स निकाले, और उसके बाद आपने मोमेंट निकाला, और उसके बाद आपने मोमेंट और कपल को डिफरेंशिएट किया, और उसके बाद आपने क्या किया?
आपने इक्विलिब्रियम की स्टडी की, तो ये सारी की सारी जो स्टडी है आपस में इंटर रिलेटेड है। कंपोनेंट आएंगे तो मोमेंट आएंगे, मोमेंट आएगा तो कपल आएगा, कपल आएगा तो इक्विलिब्रियम लगा सकेंगे। तो इक्विलिब्रियम की जो स्टेट्स होती थी वो क्या क्या होती थी, समीशन F इज इक्वल टू 0 और आप क्या लगाते थे, समीशन M इज इक्वल टू 0, या फिर आप समीशन M इज इक्वल टू 0 लगाते थे, जिसको हम फर्दर अगर तो प्लेनर के तौर पे डील करें तो समीशन F ऑफ X इज इक्वल टू 0 कर देते थे, समीशन F ऑफ Y इज इक्वल टू 0 कर देते थे, या फिर इसको समीशन M ऑफ X इज इक्वल टू 0 कर देते थे। तो बेसिकली दीज थ्री आर द कंडीशंस जिसके ऊपर हम अपनी इक्विलिब्रियम की कहानी को बेस बनाते थे, ठीक है। लेकिन अब ये है कि इसकी एप्लीकेशन है ये ट्रसेस, फ्रेम्स एंड मशीन्स की, तो कोशिश करेंगे तो ट्रसेस तो एटलीस्ट देख लें हम, बाकी ये दो चीजें आपको लेटर फिर इसके साथ कोरिस्पॉन्ड करके समझ आ जाएगी, इधर इसका ज्यादा इशू नहीं क्रिएट होगा इंशाल्लाह। तो ट्रसेस जो है आर द वन थिंग, ट्रसेस की एक खसूसियत ये है कि ट्रसेस जो है ये आपके ब्रिजेस में यूज होती हैं, ब्रिजेस में एक्सटेंसिवली यूज होती हैं, और ऐसे तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स में भी यूज होती है जिसमें आपके पास इंटरनल रिएक्शंस लेके आने हो। इंटरनल रिएक्शंस किस चीज के होते हैं, इंटरनल रिएक्शन जैसे ये मैंने बॉडी बनाई थी, तो ये मैंने जो ब्लैक किया हुआ है, दिस इज बेसिकली इसके इस बार के अंदर या इस लिंक के अंदर आपने क्या करना है, आपने रिएक्शन फोर्सेस निकालनी है, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा मकसद था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे ताकि आपको बाकी की कहानी जो है वो थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हो जाए, ठीक है। जिस तरह इधर, ठीक है जी, तो यहां तक हमने जो है अभी तक वो डिस्कस कर लिया है। जो अब मैं इसमें लेटर जो चीज डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये चाह रहा हूं कि जिस तरह आपने उसके अंदर स्पोर्ट रिएक्शंस देखे थे, इसके अंदर आप इंटरनल रिएक्शंस को देखेंगे। अब कैसे इंटरनल रिएक्शन देखे जाते हैं, पॉइंट ये है। तो हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक पहली चीज जो थी वो थी कि एक बॉडी जो है वो टेंशन में हो, या वो दूसरी चीज होती है कि या वो कंप्रेशन में हो। दो चीजें इसमें अंदर मैटर कर रही होती है, ठीक है। ये जो बॉडी है वो टेंशन में कब होगी, अगर फर्ज करेंगे मेरे पास एक बार है, मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की है इस जगह पे, तो अब यकीन याद रखें इस चीज को कि हमेशा जो टेंशन होती है वो अवे फ्रॉम द बॉडी होती है, अवे फ्रॉम दी बॉडी होती है, और अवे फ्रॉम द बॉडी होती है। और ये किस चीज को मैं किस से लिंक कर देता हूँ, इसको मैं इससे लिंक करता हूँ। और कंप्रेशन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, टूवर्ड्स द बॉडी होता है, टूवर्ड्स द बॉडी होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पूरी बॉडी को एज अ रिजिड बॉडी कंसीडर करूं, रिजिड बॉडी क्या होता है, विच कैन नॉट बी इजीली डिफॉर्म्ड, इसको आराम से वो आपको उसको तोड़ मरोड़ ना सके आप, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिजिड बॉडी। तो हमारी मोस्टली जो चीज होती हैं, जो ये स्टैटिक्स है, ये बेसिकली रिजिड बॉडी मैकेनिज्म्स पे ही बिलीव करती है। जब आप इसको प्लास्टिसिटी या उसमें ले जाते हैं तब वो डिफरेंट बिहेवियर होते हैं, उसके वो टोटली डिफरेंट स्टडी होती है, ठीक है। तो हमने इसमें अजम्पशंस जो है वो रिजिड बॉडी अजम्पशंस ली हैं। तो यानी कि अगर इस पॉइंट पे मेरे पास फोर्स लग रही है तो इस पॉइंट पे मेरे पास एक जो चीज है वो कंप्रेशन में है, या पार्टिकल्स के लिए कंप्रेशन में है। अगर इस पूरी बॉडी को एक ही बॉडी कंसिडर करूं तो मेरे पास यहाँ पे इसमें जो आ रही है जो फोर्स लगाई है, इट इज ऑलवेज दिस पॉइंट इज इन द कंप्रेशन में ये पॉइंट है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखूं तो मैं टेंशन को अगर इस पे लगाना चाहूं तो टेंशन कैसे होगी, ऐसे होगी, मैं इस पॉइंट को ऐसे खींच रहा हूं। अब अगर फर्ज करें यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो इस ग्रीन वाली फोर्स के मुताबिक ये बॉडी आगे ऐसे मूव कर जाएगी। तो देखा जाए तो ये वाली लाइन जो है वो अगर कंस्ट्रेंट नहीं है तो इस पॉइंट पे बॉडी मूव कर जाएगी, आगे डिस्प्लेस हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब होता क्या है, जो हमारे पास ट्रसेस होती हैं वो कुछ इस तरह के लिंक्स होते हैं, या इस तरह के लिंक्स होते हैं जिसको हम ज्वाइन कर देते हैं थ्रू द बोल्ट्स, थ्रू द रिवेट्स, फास्टनर्स, जिसका फास्टनर्स की हमारे पास एग्जांपल होती है। यानी कि फर्ज करें ये ज्वाइंट इधर लग गया, एक इधर ज्वाइंट लग गया, एक इधर ज्वाइंट लग गया, जैसे कि एक ज्वाइंट लग गया, एक इधर ज्वाइंट लग गया, एक इधर ज्वाइंट लग गया, एक इधर ज्वाइंट लग गया। तो ट्रसेस, ये बोथ आर द एग्जांपल ऑफ ट्रसेस। तो इसकी क्या हमारे पास कहानी हुई कि ट्रसेस होते क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ द लिंक्स, द रिजिड बॉडीज, इनको कहते हैं लिंक्स, या इनको ये जो चीजें हैं इनको हम लिंक्स कहा करते हैं मैकेनिकल की जबान में, या फिर हम इनको कहते हैं रिजिड बॉडी मेंबर कहते हैं। ये दोनों लफ्ज जो हैं ये हमारे पास किसके हैं, ट्रसेस के हैं।
ठीक है। ये जो रेड वाली जो चीजें हैं इनको लिंक्स या रिजिड बॉडी मेंबर्स कहते हैं, और ये जो चीजें होती हैं इनको जॉइंट्स का नाम दिया जाता है, इनको जॉइंट्स का नाम दिया जाता है। तो अगर बहुत सारे लिंक्स आपस में मिल रहे हो और एक क्लोज्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा हो, इसको कहते हैं क्लोज्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। क्लोज्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ये ओपन नहीं है, ऐसे खोला नहीं छोड़ दिया हमने, इसको कहीं ना कहीं लाजमी बंद किया है हमने, ठीक है। एक क्लोज्ड एरिया कहते हैं जिसको दूसरे लफ्जों में। तो ये भी एक ट्रस्ट का एग्जांपल है, ये भी एक ट्रस्ट का एग्जांपल है। तो इस तरह के केस में जब ये वाला मैं केस डिस्कस कर रहा था जिसमें आपने फोर्सेस को बताना है कि फोर्सेस आपस में कैसे होंगी, तो याद रखिएगा न्यूटन का थर्ड लॉ है मेरे पास, जो कि मुझे कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑपोजिट। एक्शन रिएक्शंस आर ऑपोजिट, एक्शन रिएक्शन आर ऑपोजिट बट इक्वल भी होते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है, इस केस में ये है कि जब मेरे पास इधर हमने एक्शन लगाया, अगर बॉडी आगे मूव कर रही है तो उसने बॉडी ने आगे ही मूव करना है अनलेस अंटिल कोई कंस्ट्रेंट हो, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास एक्शन रिएक्शन ऑपोजिट होगा। अब ये फर्ज करें इस तरह, ये ट्रस्ट की एग्जांपल मैंने आपको बताई, यहाँ पे आपने जॉइंट्स लगा दिया। अब आप जॉइंट्स लगाएंगे तो आप जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम क्या थी, आपने हर मेंबर को एक दूसरे से आइसोलेट कर देना है, या इन चारों मेंबर को एक मेंबर कंसिडर करके तो आपने उसके अंदर उसकी फोर्सेस की रिप्रेजेंटेशन करनी है। जब एक फोर्स मेंबर, फर्ज करें मैंने एक फोर्स मेंबर ले लिया अभी, तो यहाँ पे अब यहाँ पे दोनों ये कंस्ट्रेंट है, तो याद रखना जब भी आप इस तरह फोर्स लगाएंगे इसके अगेन ऑपोजिट इस तरह का इस स्पोर्ट पे आएगा, और जो कि ये स्पोर्ट जो है वो ये जो चीजें हैं, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, ये एक तरह के हमारे पास इंटरनल रिएक्शंस होंगे, इंटरनल उस बॉडी के रिएक्शंस होंगे। यानी कि जब मैं आपको वापस उसी एग्जांपल पे लेके चलूं, जब आप यहाँ पे लगा रहे हैं तो हो सकता है कि ये जो रिएक्शन है उसकी यहाँ पे फोर्स लग रही हो तो उसका यहाँ पे रिएक्शन लग रहा हो ना, इस तरीके से ये जो है इसका यहाँ पे रिएक्शन, तो ये हर किसी का फोर्स एक्शन एंड रिएक्शन तो होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस ट्रस्ट की कंसेप्ट में आपके पास जो नई चीज है वो है फोर्स मेंबर। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये वाली लिंक्स और रिजिड बॉडी आ जाएंगे, तो ये जो स्पोर्ट्स होंगे इस पे अलहदा होगा, और इनके अंदर भी अलहदा से एक्शन एंड रिएक्शन प्रोड्यूस इस तरह करके हो रहा होगा। इनको कहते हैं इंटरनल फोर्सेस। एक मेंबर में इंटरनल फोर्सेस कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, जो कि एक्शन रिएक्शन होगा ऑब्वियसली, और ये जो होंगे ये सपोर्ट रिएक्शंस हैं जो कि हमने ऑलरेडी बनाने हैं। ये डिपेंड करता है अगर पिन जॉइंट हो, जो अगर रोलर जॉइंट हो, जो भी होगा ये उसके मुताबिक, जो पहले स्टडी हम कर चुके हैं उसके मुताबिक होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इधर भी ऐसे ही मेरे पास एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बन रही होंगी। जब आप इसको कंसीडर करेंगे तो इसके साथ दो लाइन ऑफ फोर्सेस, एक ये लाइन और एक लाइन बन रहा होगा। इसी तरीके से आप इसको कंसीडर करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन बन रही होगी, इसको कंसीडर करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन बन रही होगी, तो ऑब्वियसली जब इसको कंसीडर करेंगे तो ये लाइन बनी होगी, और एक रिजिड बॉडी के अंदर ये दोनों आपस में इस तरह अपोज कर रहे होंगे, जो कि एक्शन एंड रिएक्शन बनेगा। तो दिस इज द ट्रस्ट, ये ट्रस्ट है। इसको जब भी आप ब्रिजेस बनाते हैं तो उसके अंदर आपके पास अगर जैसे पिन जॉइंट्स हैं और हमेशा इस तरह की स्ट्रक्चर बन रही होती है, अगर आप गौर करें तो इस तरह के आपके पास स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, जिसके बाद आपके पास फोर्स मेंबर्स होंगे और ऑब्वियसली उसके जॉइंट्स होंगे जो आप जिस स्पोर्ट से उसको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करें यहाँ पे मेरे पास ये पिन जॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास फर्ज करें रोलर जॉइंट लगा हुआ है, तो अब आप देखेंगे ये जो है ये कंप्लीट जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक ट्रस्ट की रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें ये जो है ये आपके फोर्स मेंबर्स हैं और ये जो है ये आपके ये जॉइंट्स हो गए और ये एंड पे जो होगा ये आपके स्पोर्ट्स हो गए, ठीक है। तो ये जो कम्बिनेशन है, ये सारी चीज़ों का जो कम्बिनेशन है, इनको हम ट्रस्ट का नाम दिया जाता है। और ट्रस्ट जो है हैज़ अ वेरी वाइटल रोल इन सिविल वर्क्स आल्सो इन मैकेनिकल वर्क्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है इसकी स्टडी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसा ऐसा हम फर्दर मूव करते हैं जिसमें थोड़े से कंसेप्ट जो है वो हम डिस्कस करते जाएंगे ताकि आपको इसके मुतालिक जो चीज़ें हैं वो पता चलती जाए। तो ये जो चीज़ है ना, एक जो मेंबर होता है ना, इसको रिजिड बॉडी मेंबर भी कहते हैं, या इसका एक और नाम होता है उसको कहते हैं टू फोर्स मेंबर भी इसका नाम दिया जाता है, बिकॉज इसका एक्शन रिएक्शन जो है वो इसके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होना होता है, ठीक है। तो ये इसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको ज़रा इलेबरेट कर दी हैं। तो कुछ बाकी क्वेश्चन पे चलेंगे जब डायरेक्टली तो उसको भी पता चल जाएगा, लेकिन कुछ एक दो और चीज़ें हैं जो कि मैं अभी कंसेप्ट की चीज़ें हैं वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ।
जो जॉइंट्स होते हैं उनको कुछ वेरिएबल और इन चीज़ों से शो किया जाता है। जो वेरिएबल होते हैं जो जॉइंट का जो वेरिएबल कहलाएगा उसको हम फिलहाल जे से शो करेंगे, और जो हमारे पास मेंबर्स हैं उनको उनके लिए जो वेरिएबल होगा जिस तरह जॉइंट के लिए जे है तो मेंबर के लिए हम एम रख रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, अब होता क्या है कि आपको बताया था कि वी शुड हैव 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। ठीक है, इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आप सॉल्व करते हैं इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट से, आपने पढ़ा होगा इसको। 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आप सॉल्व करते हैं जब आपके पास 3 स्पोर्ट्स हुआ करती थी तो आप इसको सॉल्व किया करते थे, और अगर कोई एक जो स्पोर्ट है आपने एक्स्ट्रा लगा दी है तो हम उसको रिडंडेंसी का नाम दिया जाता है। इन दोनों केसेस में हमारे पास जब एक तो रिडंडेंट हो या फिर आपके पास जो इक्वेशंस हैं वो जो कि डिपेंडेंट आ रही हैं, अगर तो डिपेंडेंट इक्वेशंस आ रही हैं पहले कंसेप्ट हमने क्लास में फिजिकल में डिस्कस किया था। इन दोनों केसेस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होगा, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, जिनकी हमें जो है वो बेसिकली वो क्या करेंगे, या तो उनमें उसकी इंक्रीज होंगे स्पोर्ट्स या फिर उसमें डिक्रीज होंगे। इन दोनों केसेस में जो स्ट्रक्चर होता है इज टर्म्ड एज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। ठीक है, और इनके नुकसान होते हैं यूजुअली या तो वो फिर आपने कॉस्ट इंक्रीज की है एक्स्ट्रा करके जिनकी जरूरत भी नहीं थी, अगर आप बहुत ही रिड्यूस कर देंगे तो उसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं, और आपका जो बॉडी है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगी, जिसकी वजह से वो या इवन के पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जगह से डिस्प्लेस करेंगे, बिकॉज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी फोर्सेस की, तो उसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंसेप्ट इस ट्रस्ट के अंदर भी इंक्लूड होगा। तो जब भी मैं ये वेरिएबल्स यूज कर रहा हूँ तो फॉर द टू फोर्स मेंबर, मैं इधर लिख रहा हूँ फॉर द टू फोर्स मेंबर, जब आप टू फोर्स मेंबर की बात करते हैं टू फोर्स मेंबर होगा तो उसके अंदर जो ज्वाइंट होंगे ना, जैसे ये देखें ये जो ज्वाइंट है मेरे पास ये हमेशा 2 होंगे। एक फोर्स मेंबर है, सॉरी 2 फोर्स मेंबर है, इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है, लेकिन मेंबर बेसिकली एक ही है, 1 मेंबर है ये। ठीक है, अगर एक मेंबर है तो m की वैल्यू जो होगी एक्चुअली वो 1 होगी, लेकिन और j क्या होंगे, इसमें कितने जॉइंट्स हैं, j जो होंगे वो 2 होंगे इस वाले केस में। ठीक है, अब हम फर्दर आगे देखते हैं। अगर फर्ज करें ये ऐसे अटैच हुआ है और इसके साथ मैंने दूसरा ऐसे अटैच कर दिया है, तो दैट मींस m इज इक्वल टू 2। ठीक है, और m बिकॉज 2 फोर्स मेंबर्स हैं और इसके जॉइंट्स कितने आ गए, j इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आप इसको मजीद चेक करें। अगर आप एक ट्राइंगल की शेप दे रहे हैं इसको, अगर आप इसको ऐसे ट्राइंगल की शेप दे रहे हैं तो आप चेक कीजिएगा इसमें 1 2 3 ये जॉइंट तो इससे मिल गया ना, ये जॉइंट इससे मिल गया, तो 3 जो होंगे वो जॉइंट्स होंगे, j 3 होंगे, लेकिन m जो होंगे वो 3 होंगे। तो ये आपको वैसे अंदाजा हो रहा है कि इसमें कैसे हो रहा है। तो जैसे ही ऐसे आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्स मेंबर के अंदर जो है वो इस तरह कैलकुलेट भी करनी पड़ेगी एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, और जो कि इंटरनल फोर्सेस होंगे। इसी तरीके से जो आप अगर इनके सपोर्ट है तो वो भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस के लिए हमारे पास ना एक इक्वेशन होती है जिसको कहते हैं m+3 = 2j। ये हमारे पास इक्वेशन जो है 1 सेकेंड, इसको मैं जरा साफ करके लिख दूं। m+3 = 2j। ठीक है, तो अब ये क्या मकसद क्या है, ये जो 2j है बेसिकली ये हमारे पास ये पूरा का पूरी टर्म क्या चीज शो करती है, ये पूरी की पूरी टर्म ये शो करती है कि हमारे पास जो टू फोर्स ये इसके अंदर, क्योंकि 2 फोर्सेस है ना, ये वाले फोर्सेस हैं, ये एक ये है और एक ये है, तो इसके ये 2j का मतलब ये है जो 2 जॉइंट्स, और उसमें क्या होगा हमारे पास 2 इक्वेशंस जो होंगी वो डेवलप हो रही होंगी। और m+3 क्या है जी, m+3 ये है, m+3 एक्चुअली क्या है, m तो है ना वो तो ये क्या आपके पास क्या मेंबर है, ये जो 3 है, व्हाट इज 3 जो है वो ये है कि ए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पोर्ट्स या मैक्सिमम फोर्स लाइन ऑफ फोर्सेस जो है
लाइन ऑफ फोर्सेज जो है, जो कौन से लाइन ऑफ फोर्सेज जो कि रिएक्शन वाले हैं, वो मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करें, आपको ये जो आप ये रिलेशन निकाल रहे हैं कि m = 1 है तो J2 होगा, इसी तरीके से m = 2 J3 होगा, J3 होगा तो M3 होगा। तो आप ये कैलकुलेट करें और आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि आपको आपके पास कितने मेंबर्स होने चाहिए। फर्ज करें आपके पास J जो है ना, आपने रख दिया है कि जी मेरे पास 2 ज्वाइंट्स हैं, ठीक है, मेरे पास 2 ज्वाइंट्स हैं, ठीक है। तो 2 ज्वाइंट्स हैं, तो 2 ज्वाइंट्स का मतलब ये है कि एक फोर्स मेंबर होगा, ऐसे ही है ना, एक फोर्स मेंबर होगा ना 2 ज्वाइंट्स के साथ। देखें ये एक, यहाँ पे भी एक जॉइंट है, यहाँ पे भी जॉइंट है, ये अब 2 ज्वाइंट्स हैं, इसके साथ क्या मतलब है कि एक फोर्स मेंबर होगा। तो इस 2 पे अगर हम रख दें 2 = 4, तो ये देखें ये 1 + 3, अब ये देखें 4 = 4, that justifies the relationship between the joints, that justifies the relationship between the joints and the number of force member, ठीक है, नंबर ऑफ फोर्स मेंबर, ठीक है। ये रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप एक्चुअली क्या करता है, हमें ज्वाइंट्स के साथ फोर्स मेंबर कैलकुलेट करने के लिए कहता है। फर्ज करें मैं ये कहता हूँ कि जी मैं आई हैव माय, ये मैं चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि इसमें कितने हम जो है ना वो मेंबर हैं और ज्वाइंट्स हैं। देखें ये ऐसे बन गया, ठीक है, ऐसे एग्जांपल ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये फर्ज करें ये मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। फर्ज करें मैंने एक ये ले लिया, अब मैंने एक ये ले लिया ज्वाइंट, 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 ठीक है। अब आप चेक करें 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ज्वाइंट्स है, तो J = 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8 और मेंबर्स कितने हैं जी, मेंबर्स हो गए 8, ठीक है। मेंबर्स कितने आ गए जी, मेंबर आ गए 8। अब आप चेक करें, इधर पुट करें 2 × J कितने हुए, दैट मींस 12 आ गया ना इस तरफ, तो ये आपके राइट हैंड साइड पे। वे लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करें कितना हुआ, m = m पुट करें, 8 + 3 कितना हो गया, 11। दैट मींस ये 11 जो है वो 12 के इक्वल। ऑब्वियसली इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइंग। इसका मतलब ये है कि ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है दैट इज बेसिकली स्टैटिकली इनडिटरमिनेट सॉल्यूशन, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो इनडिटरमिनेट है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगा एट सम पॉइंट, और फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं फ्रॉम एनी जॉइंट। वो तो देखेंगे ना कि एक्शन रिएक्शन कहाँ लग रहे हैं, कहाँ इसकी डेफिशिएंसी है जहाँ उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये इक्वेशन बताती है कि क्या आया एक स्ट्रक्चर जो है वो डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है, और उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन जो है वो किस तरह निकलेगा, या कौन से मेंबर के ऊपर रिएक्शन की जरूरत है, ठीक है। तो ये इक्वेशन इट टेल्स ऑल, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 रिएक्शन फोर्सेस और 7 ये जो पूरी हैं ये बेसिकली इस 2J के इक्वल होगा, m + 3 जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। m + 3 टोटल, यानी कि जिस तरह मैंने इसका बताया है, m + 3 टोटल क्या है, दीज आर बेसिकली द नंबर ऑफ अननोन्स, यानी कि m + 3 यानी कि कितने मेंबर्स, 1 + 3 टोटल क्या 4। तो वो कहता है कि आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, जिसके अंदर हो सकता है कि वो टेंशन या कंप्रेशन में हो, ठीक है, एक जॉइंट पे। ऑब्वियसली एक जॉइंट पे 2 जॉइंट्स पे होगा तो ज्यादा हो जाएंगे अननोन, ठीक है। यानी कि अगर फर्ज करें एक जॉइंट पे देखना है 1 2 1, एक जॉइंट पे देखना है, 2 आ गया ना देन, और इधर ऑब्वियसली एक मेंबर है, तो आपके पास इस तरह इक्वेशन फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसमें J1 पुट करते हैं, अब फोर्स मेंबर भी 1 है, तो 1 + 3 4, इस तरफ 4 आया था और इस तरफ क्या आया था 2 आया था, जो कि बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो खाली लिंक है अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो वो ऑब्वियसली स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है, ठीक है। जब आप उसको बैलेंस आउट करेंगे तो वो फिर डिटरमिनेट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो m + 3 है, ये एज अ होल जो है ये हमारे पास अननोन्स को शो करता है। m + 3 इज बेसिकली नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है। और जो 2J है वो हमारे पास 2 स्केलर फोर्सेस ऑफ इक्वेशन को शो करता है। ये जो मैंने कंप्लीट 2J बताया है, ये फोर्सेस ऑफ इक्वेशन को, स्केलर फोर्सेस ऑफ इक्वेशन को शो करता है, ठीक है, 2J। यानी कि एक ये मेंबर है, इसकी एक ये है इक्वेशन, तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बनेंगी। ऑब्वियसली x और y होगा ना, यहाँ पे भी x और y होगा, तो इसके मुताबिक 2 फोर्सेस ऑफ इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो ये इसका रिलेशनशिप है, अंडरस्टैंडिंग है। अब आप इसकी मदद से कोई भी स्ट्रक्चर बनाएं और चेक करें कि क्या वो डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है।
ठीक है, फर्ज करें मैं एक ये बना देता हूँ, उसके बाद मैं ऐसे कर देता हूँ। अब ये जॉइंट्स एक तो इसमें एक ये जॉइंट बन गया, 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 अभी एक जॉइंट बन गया। 1 2 3 4 5 6 जॉइंट्स हैं, तो 6 टू द 12, इस तरह 12 आ गया। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह 9 है, तो 9 प्लस 3 12 हो गया। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, बिकॉज दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, रिलेशनशिप फुलफिल हो रहा है। तो अब ये चीज़ जो है वो सॉल्व हो सकती है, ये आप डिज़ाइन प्रपोज कर सकते हैं। तो इस तरह इस एस्पेक्ट से आपको चीज़ें देखनी है और आप इसको इस तरह करके चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं समझता कि वो डिस्कस करना जरूरी है। अब फर्ज करें एक और स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपने मुझे बताना है देख के कि क्या ये फुलफिल कर जाएगा कि नहीं करेगा। अब ये चीज़ है जैसे ऐसे, ठीक है, ये चीज़ इसको मैंने यहाँ बना दिया और 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 इसको मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, चेक करें 1 2 3 4, तो ये 4 है ना मेरे पास, 4 2 8, तो 8 हमारे पास ये आपके राइट हैंड साइड के इक्वेशन पे आ गया। ठीक है, इधर देखें 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 9 हो गया। तो ये फुलफिल नहीं कर रहा। दैट मीन्स अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि जब आपके पास फुलफिल नहीं करेगा तो उसको भी ठीक करने का हमारे पास तरीका होता है। या अगर तो आपने सिर्फ फोर्सेस ही निकालनी है तो उसमें हम फोर्सेस निकाल सकते हैं। देखिए अगर तो ये एक स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसा केस हो जाए जिसके अंदर स्टैटिकली इंडिटरमिनेट हो जाए तो आप क्या करते हैं, आप फिर ये करते हैं कि कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, अननोन को कम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अननोन को कम करना पड़ेगा अगर तो रिडंडेंट है, ठीक है, अगर तो रिडंडेंट है, वरना अदरवाइज हमें एक लिंक ऐड करना पड़ेगा अगर लेस है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में हम करते क्या हैं कि फिर हम अपनी कुछ एजम्पशंस जो हैं वो कम करना शुरू कर देते हैं। इस स्पेशल केस डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब क्या होता है कि ऑब्वियसली होना तो यही चाहिए कि अब एक बॉडी है जहाँ पे तो उसमें एक टेंशन है और कंप्रेशन दोनों होंगे, बिकॉज टेंशन और कंप्रेशन आपस में एक्शन रिएक्शनरी है ना। ठीक है, तो होता क्या है कि हम क्या करते हैं, इसको जो रिजिड बॉडी को हम इन द फॉर्म ऑफ रिजिड बॉडी को हम फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करते हैं। फ्लेक्सिबल कैसे करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ रोप्स। आपने देखा होगा ब्रिजेस के ऊपर जो वो हैंग, जब आपने ओवरहेड ब्रिजेस आपने देखे होंगे बाहर, तो वो इस तरह का उसमें इस तरह के हमारे पास बने हुए होते हैं रोप्स। तो अब वो सोचते होंगे भाई अब रिजिड बॉडी क्यों नहीं बना दी। रिजिड बॉडी बनाने का मकसद यही होता है कि ये जब इस तरह के केसेस अगर डेवलप हो रहे हैं इन केस, तो उसको नल एंड वाइड किया जाए। जब इस तरह का आप केस बना देंगे तो इसमें क्या होगा कि अब एक चीज होगी, या वो उसमें कंप्रेशन होगा, ठीक है, आप बेसिकली एज्यूम कर रहे होते हैं, और एक क्या होगा, या तो टेंशन होगा, या तो बॉडी इज इन कंप्लीट कंप्रेशन, या फिर बॉडी या एक लिंक इज इन कंप्लीट कंप्रेशन, या फिर एक बॉडी इज इन कंप्लीट टेंशन और कंप्रेशन। ठीक है, तो ये एक अजम्पशन है, ये स्पेशल केसेस में है। तो इस तरह की बॉडी को फिर आप क्या करते हैं, इस तरह की बॉडी अगर हमारे पास हो तो आप क्या करेंगे, आपने देखा होगा अक्सर इस तरह की बुक में भी आपको स्ट्रक्चर शायद मिल जाएंगे। तो आप क्या करते हैं, एक बॉडी को जरा ऐसे टाइट कर देते हैं और एक को आप हल्का सा लाइट सा फ्लेक्सिबल कर देते हैं, ताकि आपके पास इसके अंदर जो अननोन है वो कम हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, अननोन एक ही साइड पे होगा ना। अब उसको जब आप खींचते हैं एक चीज को तो फिर एक्शन रिएक्शन होता है ना, और आपने उसको टाइट भी किया हुआ हो, तो इस तरह एक हम जो फोर्स होगी हम उसको एज्यूम करके तो बाकी चीजें हम इस तरह निकाल लेंगे, जो कि ऑब्वियसली हमारे पास फिर स्टैटिकली डिटरमिनेट कुछ हद तक हो जाएगा इनडिटरमिनेसी को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये स्पेशल केसेस होते हैं, इस तरह इनको हमें किया जाता है ताकि हम अपनी फोर्सेस को बैलेंस आउट कर सकें। ठीक है जी, तो ये जी इसका कंसेप्ट है ओवरऑल ट्रसेस का। और अभी जो हम डिस्कस करेंगे, जो हम एक सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, वो हम करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट से। ठीक है जी, मेथड ऑफ जॉइंट से। एक और मेथड होता है जो कहते हैं मेथड ऑफ सेक्शंस। ठीक है, मेथड ऑफ सेक्शंस। तो ये दो मेथड्स हैं जिसके साथ आप अपने जो क्वेश्चंस हैं अबाउट ट्रसेस वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। होता क्या बेसिकली, मैं एक हल्की सी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ये मेरे पास एक ट्रस है, ये मेरे पास एक ट्रस है, ये फर्स्ट पे मेरे पास एक ट्रस है, यहाँ पे मेरे पास इसको यहाँ पे पिन जॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पे इसको रोलर जॉइंट से कनेक्ट किया हुआ है, ये ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर जो है ना ये जॉइंट्स बने हुए हैं, ये जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स हैं। ठीक है,
ये भी जॉइंट है। आपने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द एक्चुअल फोर्सेज। मैंने पहले भी कहा था एक्चुअल फोर्सेज और रिएक्शन फोर्सेज। रिएक्शन फोर्सेज हमेशा सपोर्ट पे होते हैं, याद रखना बस। रिएक्शन फोर्सेज हमेशा सपोर्ट पे होते हैं। ये अब जो हम इसके अंदर की बात कर रहे हैं, ये इंटरनल मेंबर है। उस जब इंटरनल मेंबर कंसीडर करेंगे जैसे ट्रसेस में हम करते हैं, तो इसके अंदर वाले रिएक्शन एक्शन एंड रिएक्शन होंगे जिसको हम टेंशन एंड कंप्रेशन के तौर पे कहते हैं। ठीक है, ये आपने बस इसमें याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूज नहीं करना। और बाकी जो अप्लाइड फोर्सेज हैं, ये जो मैंने इधर लिखा अप्लाइड फोर्सेज, ये हो सकता है ऐसे लग रही हो सकता है ऐसे लग रही हो सकता है ऐसे लग रही हो, और वेट हो सकता है। जब गाड़ियां इसके ऊपर से गुजरती हैं तो ऑब्वियसली वो एक वेट देखी जाती है ना, हो सकता है किसी एंगल पे, हो सकता है बिल्कुल फोर्स अप्लाई कर रही हो इस वाले नंबर पे। तो जब इस तरह के केसेस होते हैं तो आपने इधर भी निकालना है और एक एक करके हर मेंबर पे आपने फोर्सेस कैलकुलेट करनी है, हर मेंबर पे। तो इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ जॉइंट्स। इस मेथड को हम कहते हैं मेथड ऑफ जॉइंट्स। एक और मेथड होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप सेक्शंस कर देते हैं। सेक्शंस, जितना आप सेक्शन बना देते हैं उस तरह आप सेक्शंस कर देते हैं। जैसे कि ये है मेरे पास एक, आपने क्या किया, आपने इसको यहाँ से सेक्शन कर दिया तो ये चीज बॉडी अलग हो जाएगी, ये बॉडी अलग हो जाएगी। और आप इसको यहाँ या फिर यहाँ पे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी कर सकते हैं। वो अगर लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स हो तो आप इसको इस तरह फॉरवर्ड कर सकते हैं। बिकॉज कि जब आप ये टोटल नंबर ऑफ अननोन्स निकालने बैठ जाएंगे ना, तो आपके पास इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अब हर मेंबर के अंदर इंटरनल फोर्सेज आप टेंशन एंड कंप्रेशन निकालेंगे तो आपके पास टाइम कंज्यूमिंग है ये चीज। तो हम इस प्रोसेस को जरा शॉर्टन करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है उसको कहते हैं मेथड ऑफ सेक्शंस। तो अभी हम मेथड ऑफ जॉइंट से काम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह मेथड ऑफ सेक्शंस पे चलेंगे, तो आपको चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर को, क्योंकि ये था इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट ट्रसेस, यहीं पे हम इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट में मैं आपको इसकी एग्जांपल करा देता हूँ एक, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद फिर हम आगे मेथड ऑफ सेक्शंस पे चलेंगे। तो ये 2-3 इंशाल्लाह लेक्चर्स में ये ट्रस का जो है टॉपिक ये मैं कंपाइल करके आपको डिलीवर कर दूंगा। तो पेपर में तो नहीं है, लेकिन इसको ऐसे आप स्टडी कर लीजिएगा। ओके जी, थैंक्स ऑल फॉर नाउ।